नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की इस कक्षा में आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी परीक्षा की घड़ियां बेहद नजदीक आ चुकी हैं। ऐसे में आप सब एकदम तन मन से लग जाइए और यह मानकर यह परीक्षा दीजिए कि आपकी अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसी परीक्षा में आप सेलेक्ट होने वाले हैं। पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए और अभी भी अगर आप लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं, जहां पर आपको आज आदिकाल से संबंधित और जो इतिहास लेखन है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्तवार दलालित्तुर एंदो हिंदुस्तानी के द्वितीय संस्करण 1871 में कुल कितने कवियों का विवरण दिया गया है? देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न है और आप सब जानते हैं कि स्तवार दलालित्तुर एंदो हिंदुस्तानी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, जो कि एक पादरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? एक पादरी के द्वारा लिखा गया था। और वो कौन थे? वो थे गारसा द तासी। तो यहां गारसा द तासी से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है। स्तवार दलालित्तुर एंदो हिंदुस्तानी। अब ये द्वितीय संस्करण जो है, जो कितने भागों में विभक्त हो गया था, यह भी ध्यान रखना है। यानी प्रथम संस्करण 1839 में, अब द्वितीय संस्करण जो है इसका कितने भागों में विभक्त हो गया था। यहां सवाल कई बार पूछा गया है। तो द्वितीय संस्करण जो है साथियों, इसका कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो द्वितीय संस्करण इसका 3 भाग में विभक्त हो गया था। यानी द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त हुआ था? तो यह 3 भागों में विभक्त हो गया था। ठीक है, अब बात यहां रही है कि भाई इसमें कुल कितने कवियों को जगह दी गई थी। तो यहां देख लेते हैं। यानी पहला कब आता है? 1839 में आता है। फिर कब आता है? 1847 में आता है। फिर 1871 में आता है। यहां इसकी तिथियां भी याद रखना है। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ था। अब ये कहां मुद्रित हुआ था? तो इससे भी सवाल बन सकता है। तो ये पेरिस में मुद्रित हुआ था। कहां पर मुद्रित हुआ था? तो पेरिस में इसका मुद्रण हुआ था। इसका मुद्रण का मतलब है कि ये छापा कहां गया था? तो इसका मुद्रण पेरिस में हुआ था। क्लियर है? चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। तो आज का पहला सवाल है, थोड़ा सा आपको कठिन भी लग सकता लग रहा हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें 738 जो है इसमें कवियों का विवरण दिया गया है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 738। दूसरा सवाल है, किस इतिहासकार ने कवियों के विवरण के साथ साथ उनके कालक्रम के स्थान पर युगीन प्रवृत्तियों को भी महत्व दिया है? चलिए, अब इनमें से एक इतिहासकार हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई। इतिहास में एक नई पद्धति को यहां पर स्वीकार किया गया। किसके द्वारा पद्धति आई? तो ये टेन की पद्धति थी, माउंटेन टेन की पद्धति थी, जिसे हम विधेयवादी पद्धति के नाम से भी जानते हैं। किस पद्धति के नाम से? विधेयवादी पद्धति के नाम से। और इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? विकासवादी पद्धति। यानी इसी विधेयवादी पद्धति को ही विकासवादी पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस विकासवादी पद्धति में किसको महत्व दिया गया? तो युगीन परिस्थितियों को महत्व दिया गया। तो यहां पर आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति बनाई और तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल जी का इतिहास भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है
वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। अब नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इनको हिंदी शब्द सागर भूमिका लिखने के लिए कहा गया। हिंदी शब्द सागर मूलतः एक शब्दकोश था इतिहास पर आधारित, तो कहा गया कि भाई आप ये शब्दकोश का एक अपना भूमिका लिख दीजिए। भूमिका लिखने पर आकार उसका इतना बड़ा हो गया कि वह एक स्वतंत्र इतिहास के रूप में 1929 में प्रकाशित कर दिया जाता है। 1929 में एक स्वतंत्र इतिहास के रूप में इसे प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ सवाल और आपके यहां पूछे जाते हैं कि जैसे यह कुल कितने संस्करणों में जो इतिहास है वह विभक्त है, यानी इस इतिहास में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल आगे आएंगे तो उसको देखेंगे। अभी रामचंद्र शुक्ल हो गया। अगला सवाल, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने कहा? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने कहा? चलिए बताइए। अब देखिए, यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो किशोरियां होती हैं, किशोरियां वो क्या करती हैं भाई वो थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं। ठीक है, पुरुषों के तुलना में जो किशोरियां हैं या जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं, वो थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा बोलती हैं। तो जो अंग्रेजी का यह ग्रंथ था, इस अंग्रेजी के ग्रंथ का इतिहास जो था उसको हिंदी में न करके अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया होगा? तो किशोरियों ने किया होगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त। क्या हो जाएगा? किशोरी लाल गुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये किशोरी लाल गुप्त जो है, किशोरी लाल गुप्त जो हैं, इनसे इनसे सवाल जो बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई इन्होंने एक तो इसका अनुवाद किया, ठीक है, दूसरा इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी इन्होंने कह दिया। अनुवाद करने के साथ साथ इन्होंने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी कह दिया। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त। राइट आंसर किशोरी लाल गुप्त हो जाएगा। अगला सवाल है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? अब देखिए, इसकी ट्रिक भी इसी में ही शामिल हुई है। प्रथम 3 भाग कब हुए? देखिए, प्रथम 3 भाग यानी 1900 यहां पर रहेगा। ठीक है, फिर एक रहेगा यानी प्रथम भाग, कब 3 भाग? देखिए, अब एकदम 1900 रहेगा ही। प्रथम का मतलब पहला और 3 भाग का मतलब 3। सीधे सीधे आप इसका जवाब लिख सकते हैं 1913। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी में कह दें कि भाई चौथा भाग का प्रकाशित हुआ, तो इसमें भी कोई काम नहीं करना है। चौथा भाग का प्रकाशित हुआ 1900 रहेगा ही। ठीक है, और यहां एक रहेगा ही और चौथा भाग यहां प्रकाशित हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके जो वहां एक है इसको मिटा के और यहां पर हम 3 कर देंगे। यानी फिर से समझने की कोशिश करें तो ये 1900 हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा और चौथे भाग की जगह पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो यानी पहले 3 भाग, पहला 3 भाग 1913 में और उसके बाद चौथा भाग जो प्रकाशित होता है वह 1934 में होता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा 1934। ठीक है, अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मिश्र बंधु विनोद जो है इसकी विशेषता क्या है? मिश्र बंधु विनोद, देखिए ये इतिहास ग्रंथ जो है, हाँ, इसे
कविवृत्त संग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविवृत्त संग्रह कहा जाता है। यानी इसमें इतिहास चेतना का अभाव मिलता है और इसमें 5000 कवि, जिसमें 4591 कवियों का सटीक वर्णन मिलता है। परिश्रमी संकलन कर्ता भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिश्रमी संकलन कर्ता भी कहा जाता है। इन्हें परिश्रमी संकलन कर्ता भी कहा जाता है। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल इन्हें कहा जाता है। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया? अज्ञात कवियों को प्रकाश मिलाया। ऐसे बहुत सारे कवि जिनके विषय में कोई चर्चा ही नहीं होती थी, उनको इन्होंने प्रकाश में लाया। अब ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि मैंने अपने इतिहास में परिचयात्मक, क्या लिखते हैं? मैंने अपने इतिहास ग्रंथ में परिचयात्मक विवरण कहां से ग्रहण किया है? तो मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए, इनकी एक पुस्तक और है जो आलोचनात्मक तरीके की पुस्तक है। यह पुस्तक कब आती है? 1910 में आती है। इसे क्या नाम दिया गया? हिंदी नवरत्न नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिंदी नवरत्न नाम दिया गया। यहां से भी सवाल बनता है कि नवरत्न में कौन कौन से कवि आते हैं और कौन से कवि इसमें नहीं आते हैं। पहले में किस कवि को रखा गया था और किसको नहीं रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के यहां मिलता है, यह कथन किसका है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के यहां मिलता है, यह कथन किसका है? चलिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, तो शुक्ल जी मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक संग्रह। यानी शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक संग्रह कहा। इस दृष्टिकोण से इसका सही उत्तर हो जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब देखिए यहां पर क्या खास ऐसा किया गया, तो विवेचना की गई। और यह ग्रंथ कब का है? तो यह ग्रंथ है 1913 का, यानी 1930 का। यह ग्रंथ जो है तथ्यात्मक संकलन न होके आलोचनात्मक संकलन है। यानी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास आप इसे कह सकते हैं, जिसमें तथ्यात्मक संकलन न होकर आलोचनात्मक संकलन किया गया है। वैज्ञानिक विश्लेषण दृष्टिकोण है। काल विभाजन का इसमें नया प्रयास किया गया है। इसमें अभ्रंश साहित्य को महत्व दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है इसमें? आलोचनात्मक तरीके से लिखा गया है और अपभ्रंश साहित्य को इसमें महत्व दिया गया है। किसको महत्व दिया गया है? तो अपभ्रंश साहित्य को महत्व दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण 2 में किसका वर्णन किया है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में
प्रकरण 2 में किसका विवेचन किया है, ध्यान रखिएगा। अब शुक्ल जी ने जिस प्रकार से प्रकरण की बात की है कि शुक्ल जी के किस प्रकरण में कौन सी रचना या कौन सा इतिहास का भाग मिलता है, यह परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस भाग में किस चीज को संकलित किया है। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने प्रकरण 2 में किसको वर्णित किया है, तो अपभ्रंश काव्य को किया है। किसको किया है? अपभ्रंश काव्य को उन्होंने इसमें जगह दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश काव्य। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। अब ध्यान रखिएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन जो है, इसमें तेन का एक सिद्धांत आता है। अब ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कई पाश्चात्य विद्वानों के विचारों को संग्रहित किया गया। जैसे एक तेन हुए, तेन, ध्यान रखिएगा। तो तेन की किन किन चीजों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य में इतिहास को लिखा गया? तो जाति, वातावरण और क्षण विशेष, ध्यान रखिएगा, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो रामचंद्र शुक्ल ने जब विधेयवादी पद्धति पर अपना ग्रंथ लिखा तो उन्होंने इन 3 चीजों पर विशेष बल दिया। इसे विधेय या विकासवादी पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय या विकासवादी पद्धति कहा जाता है। तो शुक्ल जी ने किन चीजों पर ज्यादा बल दिया? जाति, वातावरण और क्षण विशेष पर बात किया। ठीक है, तो विधेयवादी पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने परंपरावादी पद्धति को अपनाया। क्या अपनाया? परंपरावादी पद्धति। परंपरावादी पद्धति को अपनाया। किसने अपनाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरावादी पद्धति को इतिहास लेखन में अपनाया। और इसी तरीके से नलिन विलोचन शर्मा ने क्या किया? इतिहास दर्शन को केंद्र में रखा। अब इतिहास दर्शन जो है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं? ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाए कि इतिहास दर्शन जो नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको विशेष तौर पर महत्व दिया गया है? कौन कौन से तत्व हैं? तो एक तो उसमें तत्व है निरंतरता। क्या तत्व रखा गया ध्यान में? निरंतरता। दूसरा क्या है? परिवर्तन, परिवर्तनशीलता, निरंतरता, मूल्यांकन, मूल्यांकन और युगीन चेतना, युगीन चेतना। तो ये सारे तत्व हैं जिनको इतिहास दर्शन में महत्व दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। आदिकाल को अंधकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को अंधकाल नाम किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम जो है अंधकाल किसने दिया? तो कपिल कुल श्रेष्ठ ने दिया। तो कई बार यह सवाल पूछा जा सकता है कि कपिल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकाल क्यों कहा? यह भी प्रश्न बन सकता है कि अंधकाल भाई कहा क्यों? तो उस में हम लिखेंगे साहित्यिक अस्पष्टता के कारण। क्यों दिया गया? साहित्यिक अस्पष्टता के कारण,
यानी इसमें प्रवृत्तियों को लेकर, रचनाकारों को लेकर, इतिहास को लेकर बहुत सारी अस्पष्टता है, जिसके कारण कपिल कुलश्रेष्ठ ने इसको अंधकाल नाम दिया। यदि में मुस्लिम आक्रमण ना होता, यदि भारत में मुस्लिम आक्रमण ना भी हुआ तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो यहां पर मैंने भी आपको बताया था कि परंपरावादी, परंपरावादी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जो विधेयवादी पद्धति में इतिहास लिखते हैं और बताते हैं कि भारत में इस्लाम का या मुसलमानों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण भक्तिकाल का उदय होता है। वो बताते हैं कि हारी हुई मनोवृत्ति और जो पुरुषार्थ था, और वो जंगलों की ओर भागे और उनके सामने ईश्वर भजन के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिल्कुल बात गलत कह रहे हैं, यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ध्यान रखिएगा एक शब्द, स्वाभाविक विकास। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने इतिहास को स्वाभाविक विकास के आधार पर बताया है, तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास की बात की है। और इसके पीछे क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने तर्क दिया जो हमारे आलवार थे, दूसरे हमारे नैनार थे दक्षिण भारत में, इधर हमारे यहां नाथ पंथ था, सिद्ध साहित्य था, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से भक्तिकाल का उदय वो मानते हैं, तो जिसको शुक्ल जी ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। शुक्ल जी क्या कहते हैं भाई, ऐसा है कि उन्होंने इसको सांप्रदायिक साहित्य मात्र कहकर इसे साहित्य में नहीं रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ और सिद्ध साहित्य को साहित्य कोटि का मानते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो तरह के शब्द प्रयोग में आएंगे, ये जरूर याद रखिएगा। एक शब्द आपके लिए आएगा शिष्ट साहित्य, क्या आएगा, शिष्ट साहित्य, और एक आएगा लोक साहित्य, ठीक है। तो शिष्ट साहित्य का मतलब हो गया कि जो भी एकदम से निश्चित है और सारी तकनीकों, सारी प्रवृत्तियों और विशेषताओं से लबरेज है, जो मानकों के अनुरूप है, उसे शिष्ट साहित्य कहा जाता है। यानी यह उच्च कोटि का साहित्य माना जाता है, शिष्ट साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है, तो 769 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 769 ईस्वी में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ठीक है। अब यहां पर भी सवाल कई तरह से बनते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि, देखिए प्रैक्टिस के लिए आप बैच नहीं लिए थे, आपको पूरा पढ़ाया गया। पिछली बार परीक्षा की तिथियां आई तो रिवीजन भी कराया गया, 10 मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा, और जो चैप्टर पढ़ाया गया था उस चैप्टर से संबंधित मॉडल पेपर भी आपको पब्लिकली कराए गए हैं। तो ये सब आपको कराया जा चुका है, ठीक है। अब आपको किसी बैच लेने की जरूरत नहीं है, अब ऑलरेडी ले चुके हैं आप, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि 769 ईस्वी में सरहप्पा आते हैं। कौन आते हैं? सरहप्पा आते हैं। अब हिंदी का अगर महाकवि पूछा जाए, हिंदी का महाकवि, कौन सा महाकवि? हिंदी का प्रथम महाकवि
तो प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई है। इसी तरीके से गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। किसने माना? तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना 1184। पुष्या पुंड कवि को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। इसी तरीके से राजा मुंज आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी इत्यादि ने राजा मुंज को हिंदी का पहला कवि माना है। किसको? राजा मुंज को। किसने माना है? गुलेरी को। ध्यान रखिएगा, मुंज का मतलब मूंज होता है। मूंज को क्या किया जाता है? मूंज की गुलेल बनाई जाती है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, तो यहां पर एक विवाद आता है, क्योंकि अपभ्रंश का प्रथम कवि अगर बात किया जाए तो अपभ्रंश के प्रथम कवि के तौर पर स्वयंभू को जगह दी जाती है। इसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। किसको माना? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना होगा। अब एक चीज और यहां पर पूछी जाएगी कि हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं उनको उनके जन्मकाल के आधार से क्रम में रखिए। तो यहां पर आप सबसे पहले किसको रखेंगे? सरापा को, क्योंकि 669 में आते हैं। फिर आप किसको रखेंगे? पुष्य कवि को या पुंड कवि को रखेंगे। पुंड कवि किस सन में आते हैं? 10वीं शताब्दी में। फिर आप किसको रखेंगे? शालिभद्र सूरी को रखेंगे, क्योंकि शालिभद्र सूरी 1184 में आते हैं। फिर किसको रखेंगे आप? स्वयंभू को रखेंगे। स्वयंभू के बाद आप किसको रखेंगे? अब्दुल रहमान को रखेंगे। ठीक है, अब्दुल रहमान को रखेंगे। अगर हिंदी के पहले कवियों का क्रम लगाने के लिए कोई सवाल आ जाए तो आप इस तरह से रखेंगे। अब्दुल रहमान का समय 13वीं शताब्दी है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू का समय 693 माना है। ठीक है, अब इसमें अगर क्रम आपको लगाना हो तो आप कैसे इनका अनुक्रम लगाएंगे? चलिए देखिए, तो ये सारा अनुक्रम आपका सही है, बस इसमें एक चेंज आपको करना है। क्या करना है? क्योंकि सबसे पहले जो कवि हमारी आ जाते हैं वो आ जाते हैं स्वयंभू। कौन आ जाते हैं? स्वयंभू। जन्मकाल के आधार पर स्वयंभू आएंगे, फिर आएंगे आपके सराहप्पा। ठीक है, स्वयंभू, सराहप्पा, पुंड, फिर आएंगे आपके शालिभद्र सूरी, और फिर कौन आएंगे? अब्दुल रहमान। तो इस प्रकार से हिंदी के पहले कवियों का भी क्रम पूछा जा सकता है। अगला सवाल अगर आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? अब इसमें भी 3 कैटेगरियां बनती हैं, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने इसको पूर्ण किया था। इनकी 3 श्रेणियां जो आती हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आप सबको याद करवाया था। मॉडल पेपर आपके ऐप में डाला जा रहा है, 2 मॉडल पेपर डाला जा चुका है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? देखिए, जो हमारे यहां बैच से नहीं जुड़ा है, अगर उसके बावजूद वो 10 मॉडल पेपर चाहता है और प्रैक्टिस और रिवीजन चाहता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 96289592
37। तो जितने भी आप पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ऐप में जाके देखिएगा तो आपको वहां पर मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पृथ्वीराज रासो जो है इसको अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसकी 3 कैटेगरियां बनती हैं। कितनी कैटेगरियां बनती हैं इसकी साथियों? 3 कैटेगरी बनती है। पहली कैटेगरी बनती है जिसमें हम प्रामाणिक रखते हैं। इसमें कितनी कैटेगरियां बनती हैं? तो इसमें कुल 3 कैटेगरी बनती है। सबसे पहली कैटेगरी किसकी बनती है? प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में। तो हम किसको रखेंगे? श्याम मिश्र, मोहन कर्नल। श्याम मिश्र, मोहन कर्नल। तो ये आपके प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। फिर इसके बाद हमारे और भी कवि आते हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा और बूलहर और मुरारी दीन, ये इसको बिल्कुल अप्रामाणिक मानते हैं। तो देखिए प्रथम बार एक ग्रंथ कश्मीर में पाया गया और उसी ग्रंथ के आधार पर इसको अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित किया गया। हाँ। तो यहां पर रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने क्या माना? इसे अप्रामाणिक माना है। लेकिन पूछा क्या गया है? अर्ध प्रामाणिक। तो अर्ध प्रामाणिक का मतलब है कि इसमें एक आचार्य आते हैं मुनि जिन विजय। क्या नाम आता है उनका? मुनि जिन विजय। ये जो मिलते हैं इन्होंने इसे अर्ध प्रामाणिक की श्रेणी में रखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, तो इन्होंने इसको किस श्रेणी में रखा है? अर्ध प्रामाणिक की श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? अर्ध प्रामाणिक की श्रेणी में रखा है। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक माना है। क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक माना है। इन्होंने सुख सुखी संवाद के रूप में इसको मान्यता दी है। किस रूप में? सुख सुखी संवाद के रूप में। और बताते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें बाद में जोड़ी गई हैं और ऐड की गई हैं। बालचंद्र बिजवई भाषा दुई नाही, लग गई दुज्जन हासा। यह पंक्ति किसकी है? इस तरह की काव्य पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कवि अपनी भाषा अवहट्ट का बचाव करता है। ध्यान रखिएगा। तो अवहट्ट पर कई सवाल पूछे जाएंगे। किसकी रचना अवहट्ट में है? या एक इनकी और पंक्ति पूछी जाती है अवहट्ट से संबंधित कि बालचंद्र बिजवई भाषा दुने लग गए दुज्जन हासा। भाषा पर ही बात की गई है यहां पर भी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा का अर्थ क्या है? संध्या भाषा का अर्थ क्या है? देखिए सिद्धों का एक काम था। तो जब आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में विभाजित कर दिया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। वो 2 भाग कौन से थे? तो पहला भाग था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। तो महायान का मतलब ये है कि अपने आप को ये बड़ी गाड़ी मानते थे। यान का मतलब गाड़ी, मतलब उस पे यात्रा करके हम सीधे किसके पास? बुद्ध तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और इसी में एक धारा बनी वज्रयान।
ठीक है, जो तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की बात करते थे। तो तंत्र मंत्र साधना, देखिए एक सीधी सी बात है, चमत्कार को नमस्कार होता है। तो अभी बहुत सारे बाबा हैं जो चमत्कार बताते हैं, तो उनपे भीड़ लग जाती है, और जो चमत्कार नहीं दिखा पाता तो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं आता है। तो चमत्कार को नमस्कार है, तो इन लोगों ने भी चमत्कार करना शुरू किया, जादू टोना टोटका इत्यादि शुरू किया, और एक प्रकार का इन्होंने अनुष्ठान भी करवाना शुरू कर दिया। तो अनुष्ठान के लिए इन्होंने कुछ मंत्र लिखे। तो अनुष्ठानों के लिए जो मंत्र इन्होंने लिखा उसको क्या कहा जाता था? चर्या पद कहा जाता था। तो इन्होंने जो चर्या पद लिखे वो किसके लिए लिखे थे? कि हम भैया ऐसा कोई अनुष्ठान जब करवाएंगे तो उस अनुष्ठान में चर्या पदों का प्रयोग करेंगे। तो चर्या पदों के लिए इन्होंने अनुष्ठान का प्रयोग किया। हीनयान और महायान को छोड़िए, अब हम चलते हैं सिद्धों पर। तो सिद्धों ने अपनी जो बात है उसको करने के लिए एक अंत साधनात्मक अनुभूतियों के संकेत वाली प्रतीक भाषा का प्रयोग किया। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी। श्रावकाचार में कुल कितने दोहे हैं? श्रावकाचार में कुल कितने दोहे हैं? ध्यान रखिएगा, श्रावकाचार, अब ये जो है इसमें श्रावक धर्म का प्रचार किया गया है। अब श्रावक धर्म क्या है? जिस धर्म से आज के लोग बहुत डरते हैं, कौन सा धर्म है? तो गृहस्थ धर्म है। कौन सा धर्म है? गृहस्थ धर्म है। तो गृहस्थ धर्म की इसमें चर्चा की गई है श्रावकाचार में 250 दोहे में। बुद्धिरास 1184 के रचयिता कौन है? तो जैन रास परंपरा का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किस परंपरा का? तो जैन रास परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरि है। जय मण पवन न संचरई, सरहपा की इस पंक्ति का संबंध किस साधना से है? ठीक है, सरहपा क्या करते हैं? इन्होंने एक सिद्धांत बनाया था, सहजयान। क्या बताया था? सहजयान। तो ये किससे संबंधित है? तो जहां कई बार तो इसकी पंक्ति ही पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसने लिखी है, तो इन्होंने मन और प्राण की शुद्धि पर बल दिया है। तो ये सहजयान के प्रवर्तक थे। किससे प्रवर्तक थे? सहजयान के। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति जो है, महाकाव्यात्मक प्रतिभा के कारण पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अब अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। खुसरो की रचना खालिक बारी मूलतः क्या है? खालिक बारी तो एक द्विभाषी शब्दकोश है। ध्यान रखिएगा, फारसी और हिंदी। खालिक बारी क्या है? फारसी और हिंदी का एक द्विभाषिक शब्दकोश है। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय सर्ग हैं? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 69 समय सर्ग हैं, और इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे छंद पूछेगा तो छंद एक कम रहेगा, 68 रहेगा, और आपसे अगर पूछे समय या सर्ग तो 69 सर्ग रहेगा। ठीक है, चलिए एक चीज ये बताइए, किसका प्रथम सर्ग कौन सा है? पृथ्वीराज रासों का प्रथम सर्ग कौन सा है? चलिए, तो प्रथम सर्ग जो है इसे आदि पर्व या आदि समय के नाम से जाना जाता है। क्या दिया जाता है? आदि समय या आदि पर्व के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार सवाल पूछ लिया गया है, पृथ्वीराज रासों का प्रथम सर्ग क्या है? इसमें मंगलाचरण और ईश वंदना से शुरुआत की गई है। शिव शक्ति देवी सरस्वती विष्णु की स्तुति और अपने इष्ट देव का इन्होंने इसमें वंदन किया है। ठीक है, और इसी तरीके से चौहान वंश की उत्पत्ति कैसी हुई
अग्निकुंड की कथा भी इसमें है और अग्निकुंड का सिद्धांत भी इसमें दिया गया है। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय काव्य रहा है? कौन सा? ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है और ये 11वीं शताब्दी के आसपास का है। यह किसका है? राजस्थान का है। आलाखंड को सर्वप्रथम परमाल रासो के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? तो इसे चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसे परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया था। अब ध्यान रखिएगा, प्रकाशित और संकलित ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। अगर पूछेगा कि संकलित किसने करवाया, तो संकलित भी किसने कर, श्याम सुंदर दास ने संकलित करवाया था। लेकिन प्रकाशित अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स एलियट हो जाएगा। पौमचर्यो में किसका चरित्र वर्णित है? ठीक है, अब इसमें जैनी राम कथा है। क्या है इसमें? जैनी राम कथा है, स्वयंभू की रचना है, जैनी राम कथा है। तो इसमें राम को क्या कहा गया है? पद्म कहा गया है, इसीलिए इसको पद्मचर्यु के नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? चलिए, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ या फिर आदिनाथ। देखिए, अपने गुरु को ही ये क्या करते हैं? अपने गुरु को ही सारी मोह माया से बाहर निकालने के लिए, यानी सिद्धिज्म के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए ही इन्होंने गोरख पंथ की भी स्थापना किया था और अपने गुरु को उससे ये बाहर निकालते हैं। वो कौन सी चीजें थी? तो सिद्धों में जो पंच मकार की अवधारणा थी। किसकी अवधारणा थी? पंच मकार की जो अवधारणा थी, जो साधना पद्धति थी, जिसमें योगिनी के चक्र में फंसे हुए गुरुजी को भी निकालने की चर्चा इसमें होती है। मत्स्येंद्रनाथ। का तरुअर पंचविड़ाल, यह किसकी पंक्ति है? तो ये आप जानते हैं, लुईपा की है। अब ध्यान रखिएगा, इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे आपके यहां कौवा आता है, क्या आता है? कौवा। और क्या आता है? विडाल। तो आप क्या कहते हैं? लुईहा, लुईहा। हम लोगों के यहां कुत्तों को कमांड देते हैं, क्या कहते हैं? लुईहा। अलग अलग जगह अलग अलग कमांड दी जाती है। जैसे यही इलाहाबाद में ही आप देखिए तो जमुना पार उई लहे कहते हैं, तो उई लहे, और इलाहाबाद में लुईहा कहा जाता है। तो कमांड है। तो लुई का मतलब आप याद रखिएगा कि कौवा तरुअर की जब बात आएगी तो लुई से नाम आएगा, लुईपा का। शुक्ल जी ने विद्यापति को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? शुक्ल जी ने विद्यापति को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? तो विशुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। क्या माना है? श्रृंगारी कवि माना है। और उन पे तंज भी कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। देसिल बाना सब जिन मिठा तय तैसे जपई अवहट्टा। तो यहां पर देसील का मतलब देसी भाषा की बात की गई है और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवहट्ट की बात की गई है।
अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है जिसे लोक भाषा या देश भाषा के निकट माना गया है। ठीक है, यानी लोक भाषा या मिश्रित अपभ्रंश भाषा कहा गया है, तो इसे देशिल का मतलब लोक भाषा या देसी भाषा से तात्पर्य है। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा काशी के आसपास की बोली सीखने का एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, काशी के आसपास की बोली को सीखने के लिए एक व्याकरण ग्रंथ है। कुल मिलाकर राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए या उनको काशी के आसपास की भाषा के माध्यम से संस्कृत सिखाने के लिए एक प्रयास किया गया था। डिंगल नाम का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ध्यान रखिएगा। तो बांकीदास की कुबियस बत्तीसी, ये एकदम नया ताजा सवाल आपके लिए लाया हूं आज। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको पहली बार पढ़ा होगा। डिंगल नाम का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो बांकीदास की कुबियस बत्तीसी में, बांकीदास की कुबियस बत्तीसी में। संदेश रासक की श्रेणी क्या है? संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा रचित पहला काव्य है। ठीक है, संदेश रासक प्रथम मुसलमान भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। तो यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह श्रृंगार परक विरह काव्य है। क्या है साथियों? श्रृंगार परक विरह काव्य है। जगनिक का आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो यह वर्षा ऋतु में पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, या पूर्वांचल अकेले कह सकते हैं, या बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अगर पूछा जाए तो भी आप इसको कह सकते हैं। यह वीर रस में गाया जाता है। 31 मात्राओं का छंद में इसे गाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। खुसरो पर ये यहां पर पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले प्रथम विद्वान कौन है? ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था एक रचना मिलती है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय एक रचना मिलती है। कहां मिलती है? यह कश्मीर में मिलती है। तो इस रचना के आधार पर इसको डॉक्टर बूलर ने पहली बार क्या कहा कि यह जाली ग्रंथ है। ठीक है, अगला सवाल, कुवलयमाला कथा का समय क्या है? तो कुवलयमाला कथा, तो यह उद्योतन सूर्य की रचना है। किसकी रचना है? यह उद्योतन सूर्य की रचना है। और आप सब कमेंट करके बताएं कि कुवलयमाला कथा का समय क्या है? कुवलयमाला कथा, चलिए अब देखिए, उद्योतन सूर्य की यह रचना है और यह रचना 778 ईस्वी यानी 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। इसमें जालोर राजस्थान के जैन मंदिर में इसकी रचना हुई थी और ये प्रतिहार काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो यह प्रतिहार काल से संबंधित है। ठीक है, इसमें 18 देसी भाषाओं का 18 देसी भाषाओं का मिश्रण है। ठीक है, मुख्यतः इसमें राजस्थानी भाषा को दिखाया गया है। मरु राजस्थानी के पुराने रूप का भी इसमें वर्णन मिलता है। तो ये 18 देसी भाषाओं वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि कितनी देसी भाषाओं का यहां पर वर्णन हुआ है। पाहुड़ दोहा में पाहुड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा में पाहुड़ शब्द का, देखिए एक तो शब्द होता है पहुना। पहुना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पाहुड़ शब्द है। ठीक है, पाहुड़ का मतलब क्या होता है साथियों? उपहार होता है, उपदेश होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वैराग्य का उपदेश दिया गया है।
क्या दिया गया है पाहुड़ दोहा में? पाहुड़ में पाहुड़ का क्या अर्थ है? पाहुड़, अब ध्यान रखिएगा, तो पाहुन में अतिथि मेहमान भी हो जाता है। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह का है, इसका उपहार या भेंट ही इसका अर्थ लिया जाता है। लेकिन एक चीज यहां यह ध्यान रखिएगा कि इसमें इन्होंने क्या काम किया है, यह ग्रंथ किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसमें वैराग्य का उपदेश दिया है। क्या दिया है इसमें? वैराग्य का उपदेश दिया गया है। इस रचना में वैराग्य का उपदेश मिलता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस के साथ किस रस की प्रधानता रही है? तो श्रृंगार रस की। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो 63 महापुरुषों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, पुष्पदंत ने 63 सलाका पुरुषों का वर्णन किया है। राउल वेल की नायिका का नाम क्या है? बताइए। राउल वेल की नायिका का नाम क्या है? देखिए, राउल वेल क्या है? वेल कहां उगती है? तो ये उगती है रोड पर, यानी ये रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, रोड़ा कवि की रचना है और 10वीं शताब्दी के आसपास इसका रचना काल माना जाता है। शिलांकित कृति है और यह धार मध्य प्रदेश के एक स्थान से प्राप्त हुई थी पहली बार। तो धार मध्य प्रदेश से यह शिलांकित कृति पहली बार प्राप्त हुई थी और अभी ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर है? मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में इसको सुरक्षित रखा गया है। इसमें नक्सिक परंपरा का वर्णन किया गया है और इसकी जो नायिका है वह कौन है? तो राहुल है। और यहां राहुल लिख दिया गया है, जबकि यहां पर राहुल ये है। यह चंपू कृति मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें 7 बोलियों का वर्णन है। कितनी बोलियां हैं? तो 7 बोलियों का इसमें मिश्रण है और 7 बोलियों में राजस्थानी, कौन सी बोली? राजस्थानी बोली का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रयोग देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि। अब ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी का आदि कवि पूछा जाए, अगर हिंदी का आदि कवि पूछा जाए तब भी आप स्वयंभू को ही राइट आंसर लगाएंगे। खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया था। खण खण नयन कौन अनुसरई? अब यहां खण खण है, कई कई जगह आपको मिलेगा खने खने नयन। तो देखिए, जो 16 वर्ष की युवती है वो कभी आपसे आंख में आंख मिलाकर बात नहीं करेगी। जब भी बात वो करेगी वो अपने आंख के कोनों से बात करेगी। कैसे बात करेगी? वह आंख के कोने से बात करेगी। जब भी बात करेगी आंख के कोने से, यानी तिरछी निगाहों से बात करेगी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी लया, लज्जा, हया, डर होती है। तो वो क्या करती है? अपनी आंखों के कोरों को यहां लेके चली जाती है और फिर आपसे बात करती है और इतने ही चुपके से कुछ देर में देखकर वो आपको समझ भी लेती है कि आप किस तरह के हैं। उसका जो स्कैनिंग पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। तो यही कह रहे कि खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई, यह किसकी पंक्ति है? तो विद्यापति की है। खोडसी स्त्री कन्या का इन्होंने वर्णन किया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अभी भी मैंने बताया था कि शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा है वो तेन से प्रभावित है और शुक्ल जी के इतिहास में
तीन तत्वों की प्रधानता होती है। एक तो होता है क्षण, बाकी दो तत्व जो हैं आपको कमेंट करके बताने हैं। आज की क्लास में मैंने बताया था कि शुक्ल जी के इतिहास में कौन से तीन तत्व ज्यादा प्रधान होते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार अलंकृत काल का समय क्या है? मिश्र बंधुओं के अनुसार अलंकृत काल का समय 1681 से 1889, 1681 से 1889। ये जितने भी काल विभाजन और इनकी तिथियां हैं उसको आप याद रखिएगा। चरचरी और चांचरी शैलियों का प्रयोग किस साहित्य में अधिक हुआ है? चरचरी, अब ध्यान रखिएगा कि यह नृत्य परक गायन शैली है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? नृत्य परक गायन शैली है। कौन सी शैली है? नृत्य परक गायन शैली है। ठीक है, तो आप लोगों को कई बार ये सुनने के लिए मिला होगा कि गांव में जब पति पत्नी लड़ाई करते हैं तो पति अक्सर ये शिकायत करता है कि यार ऐसा है कि ये बहुत चरचराती है। क्या करती है? चरचराती है। चर 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 भैया हम तो ऊब जाते हैं, और जब एकदम दिमाग खराब हो जाता है तो छोड़ के हम खेत में चले जाते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। बहुत चरचराती है। तो यहां चरचरी चांचरी शैलियों की बात की गई है। तो ये गीत नृत्य परक शैली है और ये कहां मिलती है? तो जैन और रास साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है। कहां मिलता है? जैन और रास साहित्य में मिलता है। वीसल देव रासो मूलतः किस प्रकार का काव्य है? तो यह वीर काव्य न होकर यह श्रृंगार परक विरह काव्य है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रासो काव्य कैसे हैं? आपके वीर रस से परिपूर्ण है। योग सार के रचयिता कौन है? तो योग सार जोइंद की रचना है। अपभ्रंश में दोहा छंद का आरंभ इन्होंने किया था। ठीक है, अपभ्रंश में दोहा छंद का आरंभ जो है इन्होंने किया था। दोहा छंद का आरंभ किसने किया था? इन्होंने किया था। कहां से किया था? अपभ्रंश में। अगला सवाल, कीर्ति पताका अभी तक किस रूप में उपलब्ध है? कीर्ति पताका यह केवल खंडित या अप्रकाशित पांडुलिपि के रूप में जानी जाती है। किस रूप में है ये अप्रकाशित है, यानी इसकी केवल खंडित प्रति प्राप्त होती है। यह कृति अभी तक जो है प्रकाशित नहीं हुई है, इसको छापा नहीं गया है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय क्या माना है? तो 1050 से 1375 तक। ठीक है, 1375 से 1700 तक। तो वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। सिद्धों नाथों के साहित्य का प्रभाव भक्ति काल के संतों पर पड़ा, यह किसका मत है? ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी बताया था परंपरावादी इतिहासकार हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किसमें किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने इस ग्रंथ के माध्यम से अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के अनेक कवियों को प्रकाश में लाया था। ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा। अब ध्यान रखिए साथियों, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अब पर डे आप सबको हम 9 बजे मिलेंगे टिल एग्जाम तक, और संभावना है कि 1 तारीख को हम आपके लिए महामैराथन लेकर आ रहे हैं। कब लेकर आ रहे हैं? महामैराथन आपके लिए ला रहे हैं। कब ला रहे हैं? 1 मई को। तो 1 मई को पीजीटी के लिए महामैराथन ला रहे हैं, जिसमें पूरा सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 1 मई वाली क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए तो टेलीग्राम पे आपको समय की सूचना दे दी जाएगी। अगर आपने अभी तक पीजीटी के लिए कोई भी तैयारी नहीं की है
तो आपको 1 मई वाली क्लास हमारी देख लेनी चाहिए, जो कि निःशुल्क रहेगी सबके लिए, और आप सब एक क्लास में अपना पूरी पीजीटी की जर्नी शुरू और खत्म कर सकते हैं, यानी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी 1 मई को। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944। इस ग्रंथ की विशेषता क्या है कि इसमें सिद्ध साहित्य का उद्घाटन किया गया था, सरापा को प्रथम कवि माना गया था, अपभ्रंश और हिंदी का संबंध बताया गया था। तो ये सारी चीजें इसमें मानी गई थी। तो हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ था? इसी ग्रंथ में एक सवाल पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए, जितने भी साथी हैं, कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का उदय कब से माना है, कब से माना है। देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का उदय कब से माना है। तो उन्होंने 8वीं शताब्दी या 769 से 8वीं शताब्दी या 769 से हिंदी साहित्य का उदय माना है। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, 10 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और रिवीजन चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। साथियों, क्योंकि समय कम बाकी है, इस वजह से 3 टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे संस्कृत अनुवाद की क्लास आपको आज मिली होगी अलग से, और बाकी व्याकरण की क्लास आपको मिल रही है, और मैं खुद भी आपको पढ़ा रहा हूं, और मैराथन भी कराऊंगा, क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सब कुछ कराऊंगा, कि आप परीक्षा हाल में जब जाएं तो आप चुस्त दुरुस्त होकर जाएं, कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। तो आज के सवाल, आज के फैक्ट आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा। पुनः आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।